हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गणित पाठशाला, जहां पे मैं सौरभ सिंह आपकी यानी कि क्लास 8th, 9th और 10th के स्टूडेंट्स की हेल्प करता हूं मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स को इजी करने के लिए, उनको एक बेहतर लेवल पे समझने के लिए, ताकि वो आपकी समझ में बैठ जाए, आपकी दिमाग में बनी रहे और आप उसको परेशान ना हो उसको लेकर के। बहुत से बच्चे जो मैथ्स में परेशान होते हैं, चिंता करते हैं कि हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, तो ऐसी कोई चिंता करने की बात नहीं है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपके लिए उन सभी टॉपिक्स को आसान कर दूं। कल हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का टॉपिक पढ़ा था, जहां पर हमने हमारे 6 रेशियोज के बारे में बात करी थी: साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट। हमने पढ़ा था कि इन रेशियोज की वैल्यू क्या होती है, जिसमें साइन p बाय एच था, b बाय एच था, p बाय बी था। आपको याद होगा ट्रिक क्या बताया था? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तुल। याद है? गुड। अब जो इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है वो आता है ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स, है ना। अभी तक हमने कुछ रेशियोज की बात करी, अब हम उन रेशियोज के पर्टिकुलर एंगल्स की बात करेंगे, उनकी वैल्यू क्या होती है। और ये एंगल्स की वैल्यू जरूरी इसलिए होती है कि ये कुछ एंगल्स बहुत कॉमनली फाउंड होते हैं और हम इन्हीं को यूज करके अपने आगे आने वाले टॉपिक्स को कवर करेंगे। बिना किसी वक्त गवाए हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स। अब देखिए, बहुत से टीचर्स या बहुत से आपके सीनियर्स जब आपको पढ़ाएंगे तो वो सीधा आपको वैल्यूज बता देंगे कि साइन 0 ये होता है, साइन 30 ये होता है, साइन 45 ये होता है, साइन 90 ये होता है, एंड सो ऑन, कॉस, टैन, कॉट, कोसेक। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप किसी चीज को पढ़ रहे हैं तो उसको समझ के पढ़ना चाहिए। तो हम कोशिश करेंगे आपको ये बताने की कि वो एंगल्स कैसे बने, क्यों हुए, हम उसका पूरी तरह से डिसाइफरिंग करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। Let us consider an equilateral triangle. Let us consider an equilateral triangle of A, B and C. Equilateral triangle ABC where a perpendicular bisector is dropped from A to BC. अब कोई ऐसा बच्चा जिसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ना पता हो तो पहली बात, अपने थोड़ा पुराने चैप्टर्स को ब्रश अप करिए। ये सब चीजें बेसिक हैं, आपको पता होनी चाहिए। मैं बता देता हूं एक क्विक रिकैप। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? किसी भी एक वर्टेक्स से उसके ऑपोजिट डायरेक्शन, उसके वर्टिकली ऑपोजिट बेस पे गिरने वाली एक स्ट्रेट लाइन, जो कि जहां पे गिरती है, जिस बेस पे गिरती है उस पॉइंट पे बनाती है 90 डिग्री ऑन बोथ साइड्स, और उस बेस को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। समझ में आया? गुड। क्या हो जाएगा? तो A गिरती है BC पे एट D और ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। हम मान लेते हैं कि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल था, तो इन तीनों की साइड जो है वो सेम होगी। मान लेते हैं ये 2A है, 2A है और ये पूरी भी 2A है। ठीक है, तो अगर ये 2A है तो ये आधी जो लाइन होगी ये A हो जाएगी, ये आधी लाइन A हो जाएगी। इतना समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं किसी को? वेरी गुड। अब आगे समझते हैं। ठीक है, हम बोलते हैं, मानिए भाई इक्विलैटरल ट्रायंगल है, वर्टेक्सेस कितने डिग्री के होते हैं? शायद सबको पता होगा ये चीज कि ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस एंगल को भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो ये 30 डिग्री और ये 30 डिग्री का हो जाएगा। मान लीजिए आपको ये नहीं पता तो भी आप दूसरे तरीके से कर सकते हैं। क्या 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, 9 6 हो गया 15, ये पूरा एक ट्रायंगल है। एंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री, तो ये एंगल फिर भी 30 ही निकल के आएगा। 90 प्लस 60 150, 180 से माइनस करेंगे 150 तो क्या होगा? 30 डिग्री। वेरी गुड। तो हमें पता चल गया ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। समझ में? ठीक। अब हम यहां से वैल्यूज निकालना चालू करेंगे अपने रेशियोज की इन एंगल्स के लिए। पहले हम 30 और 60 के लिए चेक करेंगे। ठीक है, चेक करते हैं। देखिए, अब देखो, एक राइट एंगल ट्रायंगल ये बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल ये बन गया। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ये बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल ये बन गया। ठीक, अब देखिए, ये आपकी हाइपोटेन्यूज है इस ट्रायंगल के लिए, ये हाइपोटेन्यूज है 2A, है ना, और ये आपका बेस या परपेंडिकुलर होगा डिपेंडिंग अपॉन द थीटा यू आर कंसिडरिंग। कल याद है बताया था,
कि जिस थीटा को आप कंसिडर करोगे उसके ऑपोजिट वाला साइड परपेंडिकुलर होगा और उसके एडजेसेंट वाला साइड हम बेस बोलते हैं। याद है ना? वेरी गुड। अब देखिए ये हो गया, मान लेते हैं हम पहले 30 डिग्री के लिए निकाल रहे हैं, तो मैंने कल भी आपको बताया था कि अगर आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल मिलता है और उसकी तीसरी साइड आपको अननोन है तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, वो तीसरी साइड निकालना। तो आइए वो तीसरी साइड निकाल देते हैं। पहले तो पाइथागोरस लगाते हैं, एक ट्रायंगल में दूसरे के लिए भी सेम ही होगा क्योंकि इक्विलेटरल है, सब सेम ही है, सारी साइड सारी लेंथ। एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABD, है ना? आपको ये लेंथ पता है जो कि हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज हो गया 2a का होल स्क्वायर है जी, होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू बेस है BD का a का स्क्वायर प्लस इसको नहीं पता हमें, AD का स्क्वायर लिख दीजिए अभी के लिए, 2a का स्क्वायर हो जाएगा जी 4a स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस आएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर हो गया AD स्क्वायर के बराबर। तो क्या हो गया, √3 और बाहर आ गया a खाली AD। ये कैसे हुआ, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं ना? √3a स्क्वायर था, इसको हमने पूरे को रूट करा, a स्क्वायर का a निकल आया, 3 का रूट हमको पता नहीं, वैसे तो पता है, आप लोगों को अभी नहीं पता, ये पढ़ेंगे आगे जाकर के। √3a लिख दिया हमने AD की वैल्यू। अब हमें पता चल गया कि ये जो वैल्यू है, ये जो स्लैंटेड लाइन है, ये जो हाइट है, ये है √3a। अब वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमसे बोल रहा था sin 30 की वैल्यू बताइए, कैसे निकलेगा? तो याद करिए साइन का रेशियो क्या होता था, साइन का रेशियो होता था p/h, होता था p/h। गुड। अब sin 30 का वैल्यू p/h था। इस केस में कंसिडर करो sin 30 ये है तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, इसके सामने वाला लेंथ, यानी कि ये क्या है, a, क्या है a है। गुड। अब h क्या है, 2a, क्या है 2a, a से a कटा, फाइनल आंसर क्या बना 1/2। तो sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, क्या होती है 1/2। वेरी गुड। अब इसी में sin 60 निकालते हैं, देखो sin 60 के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा क्या, √3a अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा, b/h की बात कर रहे हैं भाई, p/h था, इसमें b/h होता है, तो √3 b/h होता है, नहीं साइन ही बात कर रहे हैं, साइन p/h होता है। 60 के लिए ये p है, ये h है, √3a/2a हो गया। आपका a से a कैंसिल आउट हुआ, sin 60 की वैल्यू क्या निकल के आई, √3/2। तो sin 30 की वैल्यू होती है जी 1/2 और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। पता चला कि कैसे होती है ये वैल्यू, समझ में आया? अब इसी से हम cos भी चेक कर लेते हैं अपना, है ना, इसी से हम cos भी चेक कर लेते हैं। कैसे cos का वैल्यू निकल के आएगा, साइन का वैल्यू तो निकल आया जी, साइन का हमने समझ लिया, sin 30 कैसे निकला, sin 60 कैसे निकला, sin 30 का वैल्यू हो गया 1/2 और ये हर बार रहेगा, ये ऐसा नहीं है कि इस लेंथ के लिए है, ये आपको कोई भी लेंथ दिया हो, ये एंगल का पर्टिकुलर वैल्यू यही रहेगा, ये सपोज किया था हमने, ये यूनिवर्सल है। अब आ जाते हैं हम cos में, cos 30 निकालिए, cos 30 cos का होता है b/h, b क्या है यहाँ पे 30 के लिए परपेंडिकुलर ये है तो बेस ये हो जाएगा, तो ये हो गया √3/a, है ना, और हाइपोटेन्यूज है 2a, a से a कटा, आपको बच गया √3/2, बच गया, सही है, वेरी गुड। अब इसका cos 60 चेक करिए, cos 60 चेक करिए, cos 60 का वैल्यू क्या निकल के आएगा भाई, cos फिर से भाई b/h, लेकिन 60 के लिए परपेंडिकुलर ये हो गया तो बेस ये हो गया, तो a/2a, a से a कटा, क्या बचा 1/2 बचा, समझ में आया? ठीक। अब साइन हमने देख लिया, हमने जी cos देख लिया, अब हम आते हैं tan पे, जो अपना तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक, हाँ रेशियो कह सकते हैं उसके। अच्छा, उससे पहले हम लोगों ने एक एंगल तो चेक ही नहीं करा, ठीक है, एक एंगल चेक नहीं किया भाई हमने, एक एंगल चेक नहीं करा। कौन सा एंगल चेक नहीं करा, sin 60 चेक कर लिया हम लोगों ने, cos 30 cos 60 भी चेक कर लिया। अब हम चेक करने जा रहे हैं tan 30 और tan 60 की वैल्यू। तो देखो भाई,
tan 30 क्या होगा, tan का वैल्यू क्या होता था रेशियो में, p बाय b होता था। p यहां पे क्या है, 30 के लिए p क्या होगा, थीटा का हमेशा ध्यान रखना है, थीटा चेंज होगा तो p और b चेंज हो जाता है। तो 30 के लिए p ये है, a अपॉन b क्या है, √3 बाय a, ये तो होगा 30 के लिए, tan 30 के लिए ये p हो जाएगा, a से a कटा 1 बाय √3। tan 60 का वैल्यू क्या होगा, tan 60 का वैल्यू हो जाएगा क्या, फिर से वही p बाय b, पर tan 60 के लिए p अब √3a हो जाएगा और b a हो जाएगा, a से a कटा, आपको आंसर आ गया √3। आपको वैल्यूज मिली हैं, अभी किसकी किसकी मिली हैं, आपको मिली sin 30 की, क्या था sin 30 का, याद करिए क्या था, sin 30 a 1/2 था, है ना। फिर sin 60 की क्या था, याद करिए, sin 60 का √3/2 था, है ना। फिर cos 30 क्या था, √3/2 था, है ना। और क्या पता चला था हमको, और हमने ढूंढा है cos 60 का वैल्यू ढूंढा है, tan पता चल गया, tan समझ में आ गया। अभी आगे चलते हैं, जब हम 45 देखेंगे, 45 देखेंगे, देखो अब यहां पे आओ, cos 60 की वैल्यू क्या थी, 1/2, ठीक। tan 30 की वैल्यू क्या है, अभी देखा था हमने, क्या थी, 1/√3, और tan 60 की वैल्यू क्या थी, √3। ये 6 एंगल्स अभी हमने डिस्कस करे, कौन से, sin 30 sin 60, cos 30 cos 60, tan 30 और tan 60। अब हम देखने जा रहे हैं 45 डिग्री पे वैल्यू क्या हो जाएगा। तो एंगल थोड़ा, अपने ट्रायंगल का जो कंसिडरेशन है इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं। अभी तक हम जी इक्विलेटरल ट्रायंगल पे बात कर रहे थे, क्योंकि 60 डिग्री हमको वहीं मिल सकता है, 45 कहां मिल सकता है, तो 45 हमको एक आइसोसेलेस ट्रायंगल पे मिल सकता है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल पे मिल सकता है। कैसे, कैसे, ऐसे देखो, मान लेते हैं हमारे पास ये एक ट्रायंगल है ना, आइसोसेलेस है, और ये एक 90 डिग्री भी है, राइट एंगल आइसोसेलेस है। अब क्या होगा, मान लेते हैं ये साइड A है, ये साइड A है ना, तो ये हाइपोटेन्यूज है सामने, पाइथागोरस लगेगा, फिर से पाइथागोरस, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों का स्क्वायर, तो इन दोनों का स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर, और 2a स्क्वायर को जब रूट करोगे तो हो जाएगा ये √2a। अभी हम लोग पाइथागोरस कर चुके हैं, आप लोग इसको एक बार कर लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा। वापिस आओ, अब देखो, अगर ये आइसोसेलेस है, ये 90 है, तो ये 45 डिग्री होगा और ये 45 डिग्री होगा, बट ऑब्वियस है, इजीली अंडरस्टूड है। वापिस आओ, वापिस आओ इधर, देखो अब निकालते हैं sin 45, चाहे इसको लो चाहे इसको लो, अब फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों में साइड बराबर ही रहने वाला है। साइन का वैल्यू होता है p/h, चाहे इसको लो चाहे इसको लो, बराबर ही रहेगा, a/√2a, a से a कटा, 1/√2 sin 45 का वैल्यू आ गया। cos में आओ, cos 45 डिग्री बेस बाय हाइट, हाइपोटेन्यूज सॉरी, है ना, बेस चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो, फर्क नहीं पड़ता, a/√2a, फिर से वही 1/√2। cos 45 का वैल्यू 1/√2, sin 45 का वैल्यू 1/√2। अब निकालेंगे tan 45 का वैल्यू, किसका, tan 45 का, तो tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, tan 45 का होता है p/b, क्या होता है p/b, यानी कि a/a दोनों कैंसिल आउट हो गया, आंसर बचा आपका 1। समझ में आया, 45 के एंगल समझ में आए। तो हम लोगों ने sin 30 पढ़ लिया, sin 60 पढ़ लिया, cos 30 cos 60 पढ़ लिया, tan 30 tan 60 पढ़ लिया, और अब हमने देख लिया अपना 45 डिग्री से, है ना। क्या क्या मिला हमें, हमें मिल गया sin 30 sin 45 sin 60, cos 30 cos 45 cos 60, tan 30 tan 45 tan 60। अभी दो एंगल्स हमारे बच रहे, एक 0 डिग्री और एक 90 डिग्री। अब ये एक बहुत, जब आपने ज्योमेट्री पढ़ा होगा तब आपने समझा होगा कि 0 डिग्री का मतलब है कि कोई एंगल नहीं बना रहा। तो जब कोई एंगल ही नहीं बना रहा, 0 डिग्री का मतलब क्या हुआ समझना, ये 180 डिग्री है पूरा, ये 90 डिग्री है, और 0 डिग्री का मतलब कोई एंगल नहीं है।
इसका मतलब कि ये लाइन के ऊपर ये लाइन चली गई है, ठीक है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन रखी गई है, पैरेलल नहीं चल रही है, एक के ऊपर दूसरी रखी गई है, तो इसके बीच में कोई एंगल ही नहीं है। तो जब कोई एंगल ही नहीं है तो कोई रेशियो ही नहीं बनेगा। तो जीरो की वैल्यू साइन के लिए हमेशा जीरो हो जाती है। क्यों? क्योंकि पी बाय एच का बात रहता है तो जीरो हो जाती है। कॉस के लिए साइन का रेसिप्रोकल है तो इन्फिनाइट हो जाती है। अब जाहिर सी बात है ये बहुत लंबा हो गया, ये बस समझाने की बात थी आपको कि ये वैल्यूज आई कैसे। अब मैं आपको बता देता हूं कि ये वैल्यूज होती क्या है, ठीक है। वही वो टेबल वाला फॉर्म रखते हैं और उससे समझते हैं कि वैल्यूज क्या होती है, ठीक है। एक टेबल बना लेते हैं हम ऐसी, ये बन गई हमारी जी टेबल, ठीक है। हमने यहां पे लिख दिया 0, 30, 45, 60, 90, सही है। और यहां पर हम अपने रेशियोज लिख लेते हैं, साइन, कॉस, टैन। बाकी तीन नहीं बता रहा हूं क्योंकि वो रेसिप्रोकल है, वो आप रेसिप्रोकल कर लीजिएगा, वो आपको पता चल जाएगा। हम इन तीन पे मेन फोकस रखेंगे, वो तीन हमेशा अपने रेसिप्रोकल से निकल आएंगे, उस पर ज्यादा परेशान मत होइए, है ना। अब देखिए साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। साइन 30 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, क्या थी 1/2। साइन 45 निकाल चुके हैं 1/√2। साइन 60 निकाल चुके हैं, क्या थी √3/2। साइन 90 की वैल्यू होती है 1, क्या होती है 1। अब साइन 0 क्यों? क्योंकि कोई एंगल नहीं है तो कोई वैल्यू नहीं है, 0 हो गया। साइन 91 क्यों? क्योंकि 90 डिग्री पे 90 डिग्री की अगर आप बात करेंगे, है ना, तो आपका जो है P और B ही लिया जाएगा, वो हमेशा कट जाएगा, 1 हो जाता है। अब समझिए कॉस पे आते हैं। कॉस हमेशा साइन का उल्टा चलता है, कॉस जो है वो साइन का उल्टा चलता है। इसका ट्रिक यही है, एक याद कर लीजिए, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। साइन 0 0 है, कॉस साइन 91 होता है तो कॉस 0 1 हो जाएगा। जो ऐसे चल रहा था लेफ्ट टू राइट साइन के लिए, वो राइट टू लेफ्ट चलेगा कॉस के लिए 1। फिर कॉस 30 हम लोग निकाल चुके हैं √3/2, 1/√2 कॉस 45, कॉस 60 क्या होता है 1/2 और कॉस 90 क्या होता है 0। ये वैल्यूज हैं, ये एंगल्स हैं, ये इसकी वैल्यूज हैं। टैन के लिए देखिए, टैन 0 होता है 0, टैन 0 होता है 0। टैन 30 हम लोग निकाल चुके थे, क्या था याद करिए 1/√3 था। टैन 45 है 1, टैन 60 है √3, लेकिन टैन 90 का वैल्यू क्या होगा? टैन 90 का वैल्यू क्या होगा? तो जी टैन 90 का वैल्यू हो जाता है इनफाइनाइट। क्या हो जाता है? इनफाइनाइट, है ना। कोई फाइनाइट नंबर नहीं है टैन के लिए, टैन के लिए कोई फाइनाइट नंबर है ही नहीं। ये आपकी टेबल है। अब इसी में आपको सेक निकालना है तो आप कॉस का रेसिप्रोकल रख दीजिए। मान लेता है आपसे कॉस 30 की वैल्यू पूछता है, सेक 30 की वैल्यू पूछता है। अब सेक 30 के लिए आप कॉस 30 देखो, कॉस 30 देखो भाई, देखो कॉस 30 का वैल्यू है √3/2 है। अब कॉस 30 को रेसिप्रोकल कर दो, 2/√3 हो जाएगा सेक 30, ठीक। इसी तरह से मान लीजिए आपसे पूछता है कॉट 60 का वैल्यू बताइए। tan 60 पे आइए, tan 60 √3 है, cot 60 क्या हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल, यानी कि 1/√3 हो जाएगा। समझ में आया आपको? बिल्कुल समझ में आया, कोई इश्यू नहीं है इस चीज में, बहुत बढ़िया। ये आपका हो गया दूसरा टॉपिक। अब इससे क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं? क्वेश्चन आपके इस प्रकार के बनते हैं कि भाई समझ लेते हैं, चलिए देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं, ठीक है। इसको हटा दूं मैं, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, टेबल्स की ये वैल्यूज कैसे आई। मैं आपको सिंपली ये नहीं बताना चाहता था कि इसकी वैल्यू ये होती है, इसकी वैल्यू ये होती है। टेबल्स का जो टॉपिक है ना बच्चा, उसमें दो ही टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है। या तो डायरेक्ट आपसे वैल्यू पूछ लेगा कि साइन 30 की वैल्यू, कॉस 30 की वैल्यू, या इनके कुछ ऑपरेशंस की वैल्यू पूछ लेगा। जैसे कि पहला टाइप क्या हो सकता है, ये हो सकता है, मान लेंगे आपसे बोल देगा बताइए साइन 30 प्लस साइन 45 प्लस कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है। तो सिंपली आपको वैल्यू पुट कर देना है जी। साइन 30 की वैल्यू पढ़ चुके हैं, क्या होती है 1/2, साइन 45 की 1/√2, है ना, कॉस 30 की √3/2।
यही होती है। इसको आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर हो जाएगा, जो भी इसका आंसर आएगा। रूट है, अब इसको सॉल्व करना थोड़ा सा अलग है, चलिए मैं कर ही लेता हूं, क्योंकि रूट आ गया तो थोड़ा सा डिफिकल्टी बढ़ गया। रूट को छोड़ दीजिए, बाकी दो चीजों को देखिए। इन दोनों का एलसीएम हो गया 2, ये बन जाएगा 1 प्लस रूट 3/2 प्लस 1/√2। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, तो इन दोनों का एलसीएम होगा 2√2, मल्टीप्लाई हो गया 2√2। अब 2√2 है, इसको ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा ये √2 से, तो ये हो जाएगा √2 प्लस √3 इंटू √2 कितना हो जाएगा, √6 प्लस √2 गायब, ये हो गया 2, ये रहेगा। ठीक है, अब ये प्लस नहीं हो सकता, ऑब्वियसली बात है, ये इतना ही रहेगा, ये कट पिट भी नहीं सकता। ये अजीब सा एक क्वेश्चन था, ये बस टाइप कि पहला टाइप ये हो सकता है कि आपसे डायरेक्ट वैल्यू पूछ सकता है। दूसरे क्वेश्चंस जो आपके पूछे जाते हैं इस टॉपिक में वो है प्रूविंग, है ना। अब मैं जानता हूं कि आप लोगों को प्रूविंग जो है वो क्वेश्चन थोड़ा अजीब लगता है, क्यों प्रूव करना है, किसको बताना है, क्यों ही बताना है, सब ऑलरेडी प्रूव्ड है। बट मेरी मानिए तो प्रूविंग वाले क्वेश्चंस हैं वो सबसे इजी क्वेश्चंस होते हैं। क्यों सबसे इजी होते हैं वो ही बताता हूं। क्यों? क्योंकि आपको आंसर सामने दिया होता है। मान लीजिए हम बात करते हैं कि आपको प्रूव करना है sin 60 2 sin 30 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री के बराबर है या नहीं, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, वैल्यू रख के करेंगे और कैसे करेंगे। sin 60, अब देखो वापस से आओ मैथमेटिक्स की लैंग्वेज वाली बात पे। मैंने क्या बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है कि चीजें लिखी कैसी गई हैं और आप उसको कंसीव कैसे करते हो। यहां पर 2 sin 30 लिखा हुआ है, अगर ये ऐसे लिखा होता तो इन दोनों को प्लस करके फिर 2 से मल्टीप्लाई करा जाता, लेकिन ऐसा नहीं लिखा है। लिखा है 2 sin 30 प्लस cos 30, यानी sin 30 की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करके cos 30 की वैल्यू से प्लस करना है। समझिएगा इस बात को, बेसिक चीजें हैं, जल्दीबाजी में आप इनको थोड़ा छोड़ देते हैं, है ना। तो ब्रैकेट्स कहां लिखा है, कौन सी चीज कहां पे लिखी है, स्क्वायर कहां पे रखा है। अरे हाँ, स्क्वायर से याद आया, कल मेरे से एक छोटी सी मिस्टेक होगी, मैं सॉरी, आई अपोलोजाइज फॉर दैट मिस्टेक ऑफ माइन। जब मैं आपको एक्सपोनेंट्स की एक बात बता रहा था, जहां मैंने बोला था कि 2 की पावर 6 की वैल्यू निकालने का क्या बात होगा, तो मैं जल्दीबाजी में कुछ गड़बड़ी कर गया। उसमें होगा क्या कि 2 की पावर 6 को मैंने बताया ना कि 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर मतलब 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3। 2 की पावर 2 होता है 4, 2 की पावर 3 होता है जी 8, 8 4 जा 24, 2 की पावर 6 24 होता है। माय अपॉलॉजीज फॉर माय इग्नोरेंस, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। मैं आपको कुछ गलत नहीं बताना चाहता हूँ, जल्दीबाजी में थोड़ा इधर उधर हो गया, मल्टीप्लाई की जगह हम लोगों ने प्लस कर दिया था। एक्सपोनेंट जब कभी पढ़ेंगे डिटेल में, क्लास 9th में एक्सपोनेंट्स का एक पर्टिकुलर चैप्टर है, उसको कवर करेंगे, तो आप जरूर देख लीजिएगा अगर आपको एक्सपोनेंट्स में दिक्कत है तो, है ना। इधर आते वापस अपने क्वेश्चन पे। sin 60 का वैल्यू क्या होता है, याद करिए क्या था। sin 60 का वैल्यू क्या था, sin 60 का वैल्यू होता है √3/2, इक्वल्स टू में रखो 2 इंटू sin 30। sin 30 का वैल्यू 1/2 और 2 मल्टीप्लाई में है, प्लस cos 30। cos 30 का वैल्यू sin 60 का cos 30, हाँ बिल्कुल √3/2। सही है, समझ में आया। अब देखो भाई 2 गायब हो गया, तो यहां बचा केवल 1, बचा 1। अब ये पूछ रहा था आपसे कि √3/2 sin 60 का वैल्यू होता है √3/2, क्या इसके बराबर है कि नहीं है, ये हमें प्रूव करना है। उसने ये नहीं बोला है कि प्रूव दैट, उसने बोला है बताओ कि ये है बराबर कि नहीं है। देख लेते हैं भाई, √3/2 यहां पे ऐसे ही रखा रहेगा, इधर आए 1 प्लस √3/2। अब अगर कोई विद्वान आदमी बोलता है कि ये सही है, तो वो इतना सा पानी ले और उसमें डूब जाए, क्योंकि ये सही नहीं है। यहां 1 है, 0 नहीं है। ये जब 0 होता तो ये बराबर हो जाता। 1 है तो 1 एक नंबर है, अपनी आइडेंटिटी रखता है 1, तो 1 अपनी आइडेंटिटी रखने की वजह से इस पूरे ऑब्जेक्टिव को चेंज कर देगा। कैसे चेंज कर देगा, ये यहां आ जाएगा भैया, एलसीएम हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये √3/2 हो जाएगा, और यहां हो जाएगा 2 प्लस √3/2। अब 2 और √3 आपस में प्लस नहीं हो सकते, ये जब हम रूट्स चैप्टर पढ़ेंगे और उनका ऑपरेशन समझेंगे तब आपको बताऊंगा क्यों नहीं हो सकता। तो ये इक्वल नहीं हो सकता, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, हेंस इट कैन नॉट बी प्रूव्ड।
समझ में आया? सिंपल, इजी, 2 टाइप के क्वेश्चंस आपके इस टॉपिक में खत्म। बस इतना सा है ये टॉपिक, आपको बस एंगल्स की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आया? तो अब हम अपने तीसरे टॉपिक पे आ रहे हैं इस चैप्टर के, जो कि शायद इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अभी तक हमने रेशियोज के बारे में पढ़ा, हमने उन रेशियोज की स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यू के बारे में पढ़ा, कौन कौन सी, 0, 30, 60, 45 और 90। आई होप आपको वो PBP पंडित भोले प्रसाद वाला भी याद होगा और आपको टेबल भी याद होगी, है ना। अब हम आगे चलते हैं, याद से मतलब समझ में आया होगा। आगे हम चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे। अब फिर से मेरी आदत नहीं है कि मैं आपको रटाऊं बैठ के यहाँ पे, तो मैं आपको समझाना चाहूंगा कि हमारी 3 जो मेन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं वो आती कैसी हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं, कुछ ABC, राइट एंगल एट B। ठीक है, इसमें अगर हम पाइथागोरस लगाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा AC स्क्वायर, किसके बराबर होगा? बराबर होगा AB स्क्वायर के प्लस BC स्क्वायर के। अब मान लीजिए इस पूरी आइडेंटिटी को अगर मैं AC स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूं। अब आप बोलेंगे कि सर हम पूरी आइडेंटिटी को AC स्क्वायर से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? तो बेटा, मैथमेटिक्स का सबसे पहला रूल कि हम अपने दिए हुए क्वेश्चन को चेंज नहीं कर सकते। जो क्वेश्चन हमको दिया है वही करना पड़ेगा। पर यहां पे अगर तुम ध्यान दो तो हम अपने क्वेश्चन की जो इंटैक्टनेस है उसको चेंज नहीं कर रहे। क्या बोला? मैंने बोला कि अगर मैं दोनों तरफ AC स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, अब चाहे इसको मैं ऐसे लिखूं, चाहे मैं इसको ऐसे लिखूं कि AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, इसका मतलब वही हुआ कि ये पूरा AC से, तो ये डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर गायब हो जाएंगे बच्चा। तो इसका मतलब हमने अपने ओरिजिनल चीज को चेंज नहीं करा। हम अपने क्वेश्चंस में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं अनलेस हमारा ओरिजिनल जो क्वेश्चन है वो चेंज ना हो। समझ में आया? तो हम क्या करेंगे, हम पाइथागोरस से हमने ये निकाला और इसको हम एक बार AC स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं। तो भाई AC स्क्वायर से AC स्क्वायर चला गया, बचा 1 इक्वल्स AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। क्या? AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। फिर से देखो, क्या? AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। AB क्या है? देखा जाए तो परपेंडिकुलर है, और BC क्या है? वो AB, और AC क्या है? AC आपका हाइपोटेन्यूज है, BC आपका बेस है। अभी के लिए मान लेते हैं, अभी हमारे पास कोई थीटा नहीं है, कोई एंगल नहीं जिसके रिस्पेक्ट में हम देखें, तो हम इसको परपेंडिकुलर, इसको बेस, इसको हाइपोटेन्यूज मान लेते हैं। समझ? AB स्क्वायर बाय AC स्क्वायर यानी कि AB बाय AC का होल स्क्वायर, यही तो हुआ, AB बाय BC का होल स्क्वायर प्लस BC बाय AC का होल स्क्वायर। अब देखो ये 1 है, AB बाय BC क्या है? AB बाय BC, सॉरी AC क्या है? AB परपेंडिकुलर है, AC हाइपोटेन्यूज है। P बाय H परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज किसका होता था? याद करिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। तो P बाय H किस पे आता था? सोना पे, यानी कि साइन पे। तो ये हो गया आपका साइन। अब ये साइन हुआ, ये स्क्वायर है, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, किसी भी थीटा के लिए। BC बाय AC, BC आपका बेस है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस, गुड, तो कॉस और स्क्वायर लगा हुआ है तो कॉस स्क्वायर थीटा। याद है मैंने बताया था थीटा के बाद स्क्वायर नहीं, थीटा के पहले स्क्वायर लगता है। ठीक है, तो पहली आइडेंटिटी आपकी यहां से निकल के आती है कि आपकी पहली आइडेंटिटी क्या हुई? साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि किसी भी गिवन एंगल के लिए, किसी भी गिवन थीटा के लिए अगर आप साइन स्क्वायर थीटा, कोई भी थीटा मान लीजिए 30 है, तो अगर आप साइन स्क्वायर 30 करेंगे और आप कॉस स्क्वायर 30 करेंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा आपको 1 मिलेगी। हमेशा क्या मिलेगी? 1 मिलेगी। ये आपकी सबसे पहली आइडेंटिटी है। क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इसको साइड में लिख दे रहा हूं, 1 मिनट दीजिए मेरे को, फिर बाकी दो डिस्कस करते हैं। पहली आइडेंटिटी क्या हुई हमारी? पहली आइडेंटिटी हुई साइन स्क्वायर
थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये पहली आइडेंटिटी हुई हमारी, ठीक है। हमने पाइथागोरस से क्या निकाला था? हमने निकाला था AC का स्क्वायर प्लस AB का इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है, गुड। अब AC का स्क्वायर है ना भाई, AC का स्क्वायर। अब हमने पिछली बार किससे? AC से डिवाइड करा था, अब इस बार हम AB से डिवाइड कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। पूरी इक्वेशन को हम LHS और RHS दोनों में हम AB से डिवाइड कर लेते हैं। किससे? AB से डिवाइड कर लेते हैं। ये वाला पोर्शन 1 हो गया, AB स्क्वायर कट गया, ये क्या हो गया? ये हो गया AC बाय AB का होल स्क्वायर। अभी तक तो समझ में आ गया होगा आपको ये कैसे हो रहा है ना, BC बाय AB का होल स्क्वायर। AC बाय AB क्या है? देखिए AC ये है, AB ये है, H AC हाइपोटेन्यूज है और AB क्या है आपका? परपेंडिकुलर है। P बाय H आपका साइन होता था, याद करिए, P बाय H आपका साइन होता था। क्या होता था? साइन होता था। क्या होता था? साइन होता था। तो अब क्या हो रहा है? P बाय H साइन था, अब H बाय P हो गया, AC बाय AB हो गया, AC बाय AB हो गया, H बाय P हो गया। H बाय P क्या हो जाएगा? साइन का उल्टा, कोसेक। वेरी गुड। तो ये हो गया आपका कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस, इधर ध्यान दीजिए, BC बाय AB। BC क्या है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज, है ना? क्या है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। BC बाय AB नहीं, AB है, सॉरी, बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस बाय परपेंडिकुलर किसका होता है? टैन होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, है ना? और बेस बाय परपेंडिकुलर रेसिप्रोकल हो गया, टैन का रेसिप्रोकल कॉट। वेरी गुड। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये आपकी आ गई दूसरी इक्वेशन। क्या हो गई? कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। दूसरी इक्वेशन क्या हो गई? कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। समझ में? अब तीसरी इक्वेशन देख लेते हैं। ऐसे निकलेगा, यही करना है, कुछ नहीं करना है। अब हम लोग एक बार AC से कर चुके हैं, एक बार AB से कर चुके हैं, अब एक ही लेंथ बचती है, कौन सी भैया? BC। कर दो डिवाइड। अब BC से डिवाइड कर लेते हैं इसको, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय BC का स्क्वायर। तो BC का स्क्वायर और BC का स्क्वायर, ठीक है। ये तो पूरा 1 हो गया, AC बाय BC, H बाय B, हाइपोटेन्यूज बाय बेस किसका होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है, कॉस, और कॉस का रेसिप्रोकल यानी कि H बाय B कितना हो गया? सेक। तो ये हो गया आपका सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू AB बाय BC का स्क्वायर। देखो भाई, AB क्या है? परपेंडिकुलर है, AB आपका क्या है? परपेंडिकुलर। BC क्या है? बेस है, बेस भाई। AB है आपका परपेंडिकुलर, BC है आपका बेस, तो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है tan स्क्वायर थीटा प्लस, ये तो 1 हो ही रहा है। ये आपकी तीसरी आइडेंटिटी निकल के आ गई। क्या? सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। समझ में आया? तीन मेन आइडेंटिटीज आपकी ये हमने निकाल ली। कैसे निकाल ली? हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया, उसमें हमने साइड्स को पाइथागोरस से निकाला, भाई हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। उसके बाद हमने क्या किया है जी? उसके बाद हमने कुछ नहीं किया है, बस हमने एक बार तीनों साइड से उसको डिवाइड कर दिया, उसके स्क्वायर से हमने डिवाइड कर दिया है। तो हमें अपनी 3 आइडेंटिटीज निकल आई है। 3 आइडेंटिटीज अभी कौन सी है? ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब थोड़ा डिफिकल्टी लेवल आपका बढ़ेगा यहां से। आप ये आइडेंटिटीज को यूज करेंगे, इनके थ्रू प्रूव। अब ये पूरा चैप्टर आपका, ये पूरा टॉपिक आपका, ये पूरी एक्सरसाइज सिर्फ प्रूविंग पे होगी। छोटे से लेके बड़े क्वेश्चन सब प्रूविंग वाले क्वेश्चन है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। इन 3 थ्योरी, इन 3 आइडेंटिटीज से ही आपका पूरा एक्सरसाइज हो जाएगा, सारे सवाल आपके इससे हो जाएंगे। और ये पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये आपको, जब आप हाइट एंड डिस्टेंस करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री करेंगे, तब भी आइडेंटिटीज आपको काम आएंगी, है ना। इसका टाइप ऑफ क्वेश्चन एक ही है, प्रूविंग। मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूं जिससे आप समझ पाएंगे कि इसको यूज किस तरह से करना है।
ठीक है, कि इसको यूज कैसे करना है। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत धीमे धीमे इसको समझेंगे, बहुत आराम से समझेंगे, कोई भगदड़ नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं। इसको मैं यहीं पे लिखा रहने देता हूं ताकि आपके जहन में बना रहेगा, हम इसको यहां से यूज करते रहेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, पहला एक एग्जांपल लिखते हैं हम। मान लेते हैं हमसे कह रहा है, क्वेश्चन है, कहता है सेक ए या सेक थीटा मान लीजिए, सेक थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा और साथ में ले लीजिए ब्रैकेट में ही सेक थीटा प्लस टैन थीटा, प्लस टैन थीटा, और इसको प्रूव करना है हमें इज इक्वल्स टू 1। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है सेक थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल्स टू 1 हमें प्रूव करना है। अब देखो, प्रूविंग की सबसे अच्छी बात कि आंसर हमको पहले से ही दे दिया है, हमें बस ये प्रूव करना है। कैसे भी करके आप ये ले आओगे, आंसर आ जाएगा। अब कैसे भी करके ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे कुछ भी उटपटांग चील वलैया बना दिया और उसके बाद 1 लिख दिया। आपको सफिशिएंट और इसी के बेसिस पे यूज करके आपको इसका आंसर निकालना। बहुत इजी है, आपको ये देख के लग रहा होगा शायद ये डिफिकल्ट है, लेकिन बहुत इजी है। हम देखते हैं इसको कैसे करना है। देखिए, सेक थीटा याद करिए किसका उल्टा होता है? कॉस का। तो हम सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं 1 बाय कॉस थीटा, लिख सकते हैं 1 बाय कॉस थीटा। इसको 1 माइनस साइन थीटा ही लिखा रहने दीजिए अभी के लिए। कोशिश करिएगा कि अपने एंगल्स को आप सबसे सिंपलेस्ट वाले फॉर्म्स में रखें। साइन और कॉस सबसे इजी होता है, क्योंकि साइन और कॉस से आपको सब मिल जाएगा। साइन कॉस से आपको सेक भी मिल जाएगा और साइन बाय कॉस से आपको टैन कॉट भी मिल जाएगा। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका काम साइन और कॉस से बन जाता है। बट क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, हमें ये भी देखना पड़ेगा। इसको समझते हैं। सेक को हमने लिख लिया 1 बाय कॉस थीटा, इसको ऐसे लिखा रहने दिया, और इसको भी हम साइन और कॉस के टर्म्स में लिख लेते हैं, है ना। इसको भी हम साइन और कॉस के टर्म में लिख लेते हैं। तो लिखो भाई, सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाय कॉस थीटा और टैन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ये कैसे हुआ? ये मैंने आपको फर्स्ट डे में पिछले क्लास में बताया था, जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ रहे थे, कि टैन एक्चुअली में रेशियो होता है साइन और कॉस का, है ना। आप जब टेबल से पढ़ेंगे तो आप देखना, आप साइन की 30 की वैल्यू रखिए और कॉस की 30 की वैल्यू रख के डिवाइड कर दीजिए, वही टैन 30 की वैल्यू होगी। वापस आते हैं, टैन 30 को हमने साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख लिया, सेक को हमने 1 बाय कॉस यहां भी और 1 बाय कॉस हमने यहां भी लिख लिया। ये एलएचएस चल रहा है हमारा, ये हमारा एलएचएस चल रहा है। आरएचएस में हमको 1 दिया हुआ है, अभी हम उस पर नहीं जाते, हम इधर ही रहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, 1 बाय कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, अगर देखिए ये टर्म आपने ले लिया अलग और ये टर्म आपने ले लिया अलग। अब 1 बाय कॉस थीटा अगर आपने मल्टीप्लाई करा अंदर तो ये हो गया 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एक, इसको ऐसे लिख लिया। दूसरा 1 प्लस साइन, देखो कॉस थीटा सेम है तो डिनोमिनेटर में क्या आ गया? कॉस थीटा। जब आपके डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो एलसीएम में डिनोमिनेटर वही आ जाता है। अगर डिफरेंट होता है तो मल्टीप्लाई होता है। अगर मान लीजिए कॉस थीटा और यहां साइन थीटा होता तो दोनों मल्टीप्लाई होकर साइन थीटा डॉट कॉस थीटा हो जाता। ठीक है, सेम है तो वही कॉमन रख गया। अब सेम होने की वजह से ऊपर वाला चीज चेंज नहीं होता, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। अब देखिए ये आपस में कोई साइन नहीं है, जहां कोई साइन नहीं वहां मल्टीप्लाई, जहां कोई नंबर नहीं वहां 1, जहां कोई साइन नहीं वहां मल्टीप्लाई। देवता है ये इससे मल्टीप्लाई होगा। ऊपर ऊपर नीचे नीचे कर लीजिए। नीचे वाला आपका हो गया सिंपली कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो गया जी। कॉस थीटा स्क्वायर नहीं, कॉस स्क्वायर थीटा, बार बार बोल रहा हूं, उसको ध्यान में रखिएगा आपने। 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बात कर रहे हैं, तो इधर से हम जंप बैक करते हैं एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पे। क्या ये a माइनस बी और a प्लस बी के टर्म्स में नहीं लिखा हुआ है? यस, लिखा हुआ है। तो अगर ये a माइनस बी a प्लस बी लिखा हुआ है तो क्या ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म्स में लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। कैसे लिखेंगे फिर आप? a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर होता है 1 माइनस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा
देखिए जरा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर बोला है, यानी कि साइन स्क्वायर को ले गया है इधर, प्लस वाला इधर चला गया, माइनस क्या वैल्यू बचा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि आपस में कैंसिल आउट होकर के दे देगा क्या, 1 दे देगा क्या, 1। अब क्या ये 1, क्या ये LHS का 1 और RHS का 1 बराबर हो गया कि नहीं हो गया? अगर हो गया तो बोलो जय माता दी, हो गया। मतलब कि LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड, स्वाहा। समझ में आया? हवन कर दिया हम लोगों ने, बहुत बढ़िया, इजी था। ठीक है, देखिए आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे किसी भी चैप्टर में एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच होती है कि आप धीरे धीरे डिफिकल्टी की तरफ बढ़ते हैं। भाई आप शुरू से ही तो एकदम दौड़ना चालू नहीं कर देते हैं ना। मान लीजिए एक स्पोर्ट्स एनालॉजी लेते हैं, मान लीजिए आप क्रिकेट खेलते हैं और आप बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं और आपको, आपका सपना है, सबका ही सपना होता है इंडिया के लिए कभी रिप्रेजेंट करना, क्रिकेट खेलना। तो ऐसा तो नहीं होगा कि आज आपने अपनी कॉलोनी में खेलना चालू किया और आपने बहुत अच्छा खेलना चालू किया और कल आपको इंडियन सिलेक्शन टीम हायर कर ले। इंडियन सिलेक्शन टीम इंडिया के प्लेयर्स को, रिजर्व प्लेयर्स को नहीं खिला पा रही है, आपको थोड़ा ना खिला पाए। आपको स्टेप बाय स्टेप बढ़ना पड़ेगा। आप पहले अपने स्कूल के लिए खेलेंगे, अपने आसपास की किसी एकेडमी के लिए खेलेंगे, वहां से आप जोनल खेलेंगे, फिर आप LCA, अगर आप लखनऊ में हैं तो आप LCA का काम करेंगे, फिर आप UPCA का काम करेंगे, फिर आप रणजी, विजय हजारी, देवधर, ये सब ट्रॉफीज खेलेंगे जहां पे आप थोड़ा सा अपना रिकॉर्ड, फर्स्ट क्लास जिसे हम बोलते हैं, उसका रिकॉर्ड सेट करेंगे। फिर आप हो सकता है IPL में खेले, हो सकता है UPCL में खेलें, कुछ T20 का गेम्स खेलें, फिर आपको कहीं जाकर के मौका मिलेगा इंडिया रिप्रेजेंट करने का। वैसे ही स्टडीज है, वैसे ही एकेडमिक्स है। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि आज आप उठे, आज आपने ट्रिग्नोमेट्री उठाई तो आप दूसरे दिन मार हाइट एंड डिस्टेंस को एकदम रगेड़े पड़े, ऐसा नहीं होता। हमेशा चीजें इजी टू कॉम्प्लेक्स की तरफ जाती है और वैसी ही जानी भी चाहिए, वैसी ही जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि तभी आप एक अच्छी समझ डेवलप कर पाएंगे, तभी आप अच्छे कॉन्सेप्ट्स डेवलप कर पाएंगे। बहुत जरूरी चीज है, बहुत जरूरी। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? आया? कैसे हमने आइडेंटिटीज यूज करी, ये आया समझ में? यहां पे हमने आइडेंटिटी यूज करी लास्ट में आकर के, बाकी हमने कैसे अपना सब्स्टिट्यूट करा। एक क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट जो मुझे लगता है आप लोगों के लिए होगा वो ले लेते हैं और उससे भी एक बार समझने की कोशिश करते हैं, है ना? फिर देखते हैं कि कैसा क्या रहता है हिसाब किताब। आइए चलिए देखते हैं, इसको भी हटा देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमने आइडेंटिटीज अभी निकाल के रखी ली है अलग से, ये आपको दिखी रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा और थोड़ा सा डिफिकल्ट, देखते हैं क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा, सेक स्क्वायर नहीं, सॉरी, सेक थीटा प्लस है कि माइनस है जी, माइनस टेन थीटा, माइनस टेन थीटा। मैंने आपके लिए क्वेश्चन निकाला था अपने बहुत पुरानी बुक से, जब मैं पढ़ा करता था वहां से, और काफी अच्छा क्वेश्चन है ना? तो इसको देखते हैं, ये क्या है भाई, क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको प्रूफ करना है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बराबर होगा किसके? बराबर होगा 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा के। और एक बॉम्ब ड्रॉप कर दिया साथ में उसने। अब वैसे तो आप प्रूव करके अंतर मंतर जंतर झूम झंतर कुछ भी करके आंसर ले आइए अपना, मतलब कि कोई भी मेथड यूज करिए, आप LHS से सॉल्व करिए, आप RHS से सॉल्व करिए, आप किसी भी आइडेंटिटी को यूज करिए, यू हैव योर ओन फ्री विल, आप जिसमें ज्यादा कंफर्टेबल रहे। लेकिन इस क्वेश्चन ने आपको थोड़ा सा फंसा दिया, लिमिटेड ऑप्शंस प्रोवाइड किया। क्या? उसने आपसे बोला कि आपको आइडेंटिटी ये वाली यूज करनी है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, आप और कोई आइडेंटिटी यूज नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन की डिमांड है, ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, लेकिन इस आइडेंटिटी के थ्रू सॉल्व कर लेते हैं भाई, कोई मुश्किल नहीं है। उठाओ जरा LHS उठाओ। अब क्यों हमने LHS उठाया है और क्यों RHS नहीं उठाया है? क्यों? क्योंकि हमको आइडेंटिटी यूज ये करेंगे। अगर हम इसको कॉस और साइन के टर्म्स में लिख लेंगे तो फिर हमें ये वाली आइडेंटिटी कहीं ना कहीं यूज करनी पड़ेगी।
हमें ये करना है तो हम इसको चेंज करते हैं इनटू दिस किसी तरह से। अब समझो, देखो भाई देखो, अब पहला सबसे बड़ा टास्क कि हम इसको सेक और टैन की टर्म्स में कैसे लेकर के, सबसे बड़ा टास्क है ये कि हम इसको सेक और टैन मतलब इसके टर्म्स में, क्योंकि हमको यहां पे प्रूव करना है ना, हमको प्रूव करना है, हमको साइन थीटा कॉस थीटा दिया हुआ है, हमको सेक थीटा टैन थीटा बनाना है। हम कैसे करेंगे? देखिए, प्रूविंग का सबसे पहला जो काम आपको करना है वो यही करना है कि आपको जो प्रूव करना है दोनों तरफ जो टर्म्स है उनको सिमिलैरिटी में लाना है, उनको सिमिलर बनाना है, उनको सेम बनाना है। अगर आपको साइन दिया है, कॉस दिया है, इधर सेक और टैन दिया है, तो आप अपना दिमाग चला के ये सोचें कि हम किस तरह से इसको सेक और टैन बना सकते हैं। तो देखिए, अभी नया नया है, आपको नहीं इतना हो रहा होगा, मैं बताता हूं। मान लीजिए आपके पास है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, है ना। इस पूरी टर्म को, ऊपर वाले को और नीचे वाले को, यानी कि इस LHS में मैं डिवाइड कर दूं, है ना, डिवाइड कर दूं क्या, मैं डिवाइड कर देता हूं कॉस थीटा न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा और कॉस थीटा। कोई दिक्कत नहीं है। अपॉन में क्या होगा? देखो, अपॉन में हो जाएगा ये आपका क्या, फिर वही साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा। अब यहां पर हमारा कुछ हद तक सेक और टैन के टर्म्स, कुछ हद तक क्या सेक और टैन के टर्म्स में आ जाएगा, फिर हम देखेंगे उसको कैसे करना है। ठीक है, कैसे लिखोगे भाई इसको? तो साइन थीटा, देखो यहीं पे लिख दे रहा हूं, थोड़ा बोर्ड का जगह कम है, यूज करना है तो इसको चेंज कर लेते हैं। साइन अपॉन कॉस, याद करो साइन अपॉन कॉस किसका रेशियो होता है? टैन का। बहुत अच्छे, है ना। अगर आप मेरे साथ बोल पा रहे हैं कि कौन सा किसका रेशियो है तो आप अच्छा काम कर रहे हैं। कॉस अपॉन कॉस गायब हो जाएगा, 1 बच जाएगा। गायब होने का मतलब 0 नहीं हो जाएगा जी, 1 हो जाएगा, 1 हो गया। और 1 बाय कॉस थीटा, कॉस का रेसिप्रोकल कौन होता है? सेक होता है। बहुत बढ़िया, प्लस सेक थीटा, ये हो गया। अब देखिए, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, टैन कॉस थीटा गायब, 1 बाय कॉस सेक हो गया। लेकिन ये प्लस माइनस का साइन चेंज है, इसको हम दोबारा से यहां पे लिख लेते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? फिर से वही टैन थीटा प्लस 1, साइन चेंज है, साइन का ध्यान रखेंगे, और सेक थीटा। अब देखिए, वापस अपने क्वेश्चन पे आइए। अब हमने सेक और टैन के टर्म्स में तो लिया है अपने क्वेश्चंस को, पर हमको चाहिए 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा, और ये कहीं से भी 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा तो हमको दिख नहीं रहा। तो हम क्या करें? तो हम एक काम कर सकते हैं, यहां पे क्या कर सकते हैं, हम यहां पे क्या कर सकते हैं भाई, हम यहां पे इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। किससे? हम यहां पर इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहां पे ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं टैन थीटा माइनस सेक थीटा से। तो टैन थीटा माइनस सेक थीटा से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये करने का फायदा क्या होगा? फायदा तो हमें तब मिलेगा जब हम आंसर की तरफ पहुंचेंगे, है ना। हमने किया क्यों? क्योंकि हमें कुछ ऐसा चाहिए कि हम इसके करीब पहुंचे। इसके करीब पहुंचने के लिए हमें यहां पहुंचना पड़ेगा। उसने बोला ही है कि आइडेंटिटी यूज करनी है, इसके लिए हमें स्क्वायर वगैरह तो चाहिए ना। कैसे बनाएंगे? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ये करने का मकसद ये था कि ये ऊपर नीचे से कट जाएगा, हम अपने क्वेश्चन की ओरिजिनलिटी को चेंज नहीं कर रहे हैं, वही वाला पॉइंट। अब देखो, इसको कैसे लिख सकते हो? उसको लिख सकते हो, ये लिख सकते हो तुम टैन थीटा प्लस सेक थीटा इसको ब्रैकेट में ले लिया, इसको ले लो 1, ये एक ब्रैकेट हो गया, और नेक्स्ट ब्रैकेट में हो गया तुम्हारा टैन थीटा माइनस सेक थीटा। इसी तरह से नीचे में देखो, ये हो जाएगा तुम्हारा टैन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, और दूसरे ब्रैकेट में टैन थीटा माइनस सेक थीटा। समझ में? इसको हटा दूं ताकि यहां पे हम कवर कर सके अपने बोर्ड को, है ना। आइडेंटिटी आपको याद है, हमें जो यूज करना है वो है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, इस वाले को हम यूज कर लेंगे।
यहाँ पे यूज कर लेंगे। अब देखो अब देखो अब देखो अब देखो अब देखो भाई, अब देखो, अब हमारे पास आ गया tan थीटा प्लस sec थीटा, और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करो, है ना, देखो ये एक ब्रैकेट, ये एक ब्रैकेट, ये एक ब्रैकेट, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, एल्जेब्रिक मल्टीप्लिकेशन पढ़ चुके हो। पहले इस पूरे टर्म को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर इस पूरे टर्म को इससे करोगे, सेम ये पूरा टर्म इससे और ये पूरा टर्म इससे। अब इसको कैसे कर सकते हो, इसको चाहे ऐसे ही लिखा रहने दो, लेकिन ऊपर वाला आपका कुछ कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी, फिर से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां लिखते हैं, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का ही 1, माइनस का ही 1। याद करो हमारी आइडेंटिटी क्या थी, हमारी आइडेंटिटी क्या थी भाई, 1 प्लस, हमारी आइडेंटिटी थी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ये यहां वापस आ गया है, ये यहां चला गया भाई, माइनस हो गया तो ये -1 हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हो क्या, इसको आप लिख सकते हो tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा हो गया -1, और ये 1 से मल्टीप्लाई बन के आपका बन गया था tan थीटा माइनस सेक थीटा, tan थीटा माइनस सेक थीटा। भाई ये वाला पोर्शन इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये बना, और इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये बना। इसको आप लिख सकते हो -1 और इसको लिख सकते हो माइनस tan थीटा। खोलोगे तो माइनस का ब्रैकेट चेंज कर दे, ब्रैकेट से माइनस चेंज कर देगा, ये हो जाएगा प्लस सेक थीटा। अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में अभी इसको ऐसे ही लिखा रहने दो मेरे हिसाब से, अभी इसको ऐसा ही लिखा रहने दो, या चेंज करना है, क्योंकि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, उसमें कोई फायदा तो आपको मिलेगा नहीं। इसको आप ऐसे ही लिखा रहने दोगे अगर, तो ये आपको मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 ब्रैकेट में tan थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक है, अब देखो, अगर हम इसका और इसका तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन देखो tan थीटा सेक थीटा 1 और tan थीटा सेक थीटा 1 ऊपर नीचे मिल रहा है, बीच में कोई साइन नहीं है तो ये कैंसिल आउट हो सकता है, लेकिन अभी ये सेम नहीं है, ये 1 प्लस का है, ये 1 माइनस का है, ये tan माइनस का, ये tan प्लस का है, ये सेक प्लस का, ये सेक माइनस का है। तो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कट रहा है, माइनस कॉमन ले लो ऊपर। ऊपर जैसे ही माइनस तुमने कॉमन लिया, माइनस या -1 तुमने कॉमन लिया, तो अंदर बच जाएगा प्लस का 1, प्लस का tan थीटा और माइनस का सेक थीटा, माइनस का सेक थीटा। अपॉन नीचे में क्या है, नीचे में है tan थीटा, है ना, माइनस सेक थीटा प्लस 1 ब्रैकेट में tan थीटा माइनस सेक थीटा। अब देखो tan थीटा प्लस का सेक थीटा माइनस का प्लस का 1 गायब हो गया, काटा है मतलब 1 बचा है। अब ये 1 हो गया, ये बचा -1 अपॉन tan थीटा माइनस सेक थीटा। अब देखो, हमारे क्वेश्चन ने हमसे बोला था प्रूव करने के लिए 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा, हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है -1 अपॉन tan थीटा माइनस सेक थीटा। तो क्या करो, इससे भी क्या कर लो, माइनस को कॉमन ले लो। तो जैसे ही माइनस कॉमन लोगे, ये हो जाएगा तुम्हारा, माइनस ऊपर से गायब हो जाएगा, सेक तुम्हारा प्लस हो जाएगा, tan तुम्हारा माइनस हो जाएगा। इसको आप उल्टा करके लिख लो, पॉजिटिव को आगे लिखा जाता है, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा आपका बराबर हो गया RHS के, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। अब मैं समझ रहा हूं ये थोड़ा बड़ा है, थोड़ा लंबा है, आपको दिक्कत हो सकता है समझने में, कौन सी चीज को कब मल्टीप्लाई करना है, कहां करना है, पर बेटा ये प्रैक्टिस की बात है। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा फ्रीक्वेंटली प्रैक्टिस करोगे, उतना आसानी से, उतना जल्दी समझ में आएगा कि किस चीज को कहां यूज करना है। ठीक है, मैं समझता हूं कि थोड़ा अलग चैप्टर है, कुछ नया है, एलजेब्रा बहुत है, बहुत चीजों का ध्यान रखना है आपको, पावर्स का ध्यान रखना है आपको, एलसीएम का ध्यान रखना है,
आपको कौन सा आइडेंटिटी कहाँ लग रहा है वो भी ध्यान रखना है, पुरानी आइडेंटिटीज अलजेब्रा की भी यूज करनी है। पर फिर वही बात होगी ना, हम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच कर रहे हैं, तो हमें चाहिए कि हम थोड़ा डिफिकल्ट की तरफ बढ़ें ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। जब आप ये सवाल लगाने लग जाओगे तो आपको वो सवाल हलवा लगने लग जाएंगे, यूं निकाल दोगे उन्हें। समझ में आया? अब देखिए, मैं आज की क्लास खत्म करने से पहले, हालांकि आपका ट्रिग्नोमेट्रिक इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री खत्म होता है, आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज खत्म हो गए, आपके ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स खत्म हो गए, हमने स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में बात कर लिया, वो खत्म हो गया, और आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज खत्म हो गई, रेशियोज खत्म हो गए, वो खत्म हो गया, एंगल्स खत्म हो गया, आइडेंटिटीज खत्म हो गया। आपका पहला पार्ट ट्रिग्नोमेट्री का खत्म, जो कि है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अब जो नेक्स्ट पार्ट है आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, या जिसे आईसीएससी में हाइट एंड डिस्टेंस के चैप्टर से भी रखा जाता है। एनसीईआरटी में शायद वो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के नाम से है चैप्टर। तो आपका वो हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, उसमें कोई इशू नहीं है, बस उसमें बस एप्लीकेशन, उसकी वैल्यूज हैं या आइडेंटिटीज यूज करना है, उसमें इतना सब ज्यादा काम नहीं है। प्रूविंग का काम इसी में है। ये एक्सरसाइज आपको लगाने में थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन आप यकीन मानिए कि जब तक आप ये एक्सरसाइज खत्म करके निकलेंगे तब तक आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो चुका होगा, अगर आप डिलीजेंटली और ऑनेस्टली मेहनत करेंगे इसमें। तो अब इस क्लास को खत्म करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि मैथ्स और फिजिक्स दो ऐसे चैप्टर्स हैं, दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट, दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहां पे आप परेशान होंगे। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है कि आपको जो पढ़ाया जा रहा हो वो समझ में ना आ रहा हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट ना आ रहा हो, जो भी पढ़ाया जाता है पहले नहीं समझ में आता था, उसके बाद वो इंटरेस्ट ही नहीं डेवलप हो पाया, है ना। रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, पर एक चीज है जो आपको खुद से करनी है और वो है मेहनत। अब आपके पास जहां बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको जितना आसानी से समझा सकूं, जितने भी आसानी से समझा सकूं समझाऊं, लेकिन काम आपको खुद से क्या करना है कि आपको ही मेहनत करनी है। अब मेरी बात समझिएगा, मैं कोई तरीका नहीं बता रहा, कोई ट्रिक नहीं है, कुछ नहीं है। मेरे लिए क्या हेल्प करता था, मैं बस वो आपसे शेयर कर रहा हूं, वो साझा कर रहा हूं कि जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, मैंने अभी पढ़ाया आपको ये चीज, आप इसको 5-10 मिनट का रेस्ट लीजिए, अपना पानी वानी पीजिए, जो थोड़ा स्नैकिंग वगैरह कर लीजिए, उसके बाद बैठिए, क्वेश्चंस लगाना चालू करिए, जहां फंसिए तुरंत वीडियो चलाइए, जो टॉपिक जहां पे फंस रहा है वो करिए। क्वेश्चंस फंस रहा है, आप मेरे को क्वेश्चन पिन कर दीजिए, फोटो भेज दीजिए, मैं आपको सॉल्व करके दे दूंगा, है ना। आपको नोट्स चाहिए, मैं नोट्स दे दूंगा, आप बोलेंगे मैं आपको पूरा सॉल्व करके बता दूंगा कि कैसे हुआ है, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। लेकिन आपको अपनी तरफ से क्या करना है, अपनी मेहनत करनी है। जब तक आप वो नहीं करेंगे तब तक कोई मतलब नहीं। डेली गोल सेट करिए, छोटे गोल सेट करिए, लेकिन डेली गोल सेट करिए, और उन डेली गोल्स को एंड ऑफ द डे तक अचीव करिए। वो सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगी, और वही आपको आगे मोटिवेट करेगी और अच्छा करने के लिए। सो दिस इज मी, सौरभ सिंह, साइनिंग ऑफ।